हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू एसपी इकोनॉमिक विजडम। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था स्टैटिस्टिक्स, सिंगुलर और प्लूरल सेंस। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इट्स वेरी हेल्पफुल टू यू। ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी फर्स्ट चैप्टर का स्लोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, देखते हैं क्या है स्लोप ऑफ स्टैटिस्टिक। इसमें तीन चीजें होती हैं बच्चा। पहला है आपका नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक, सेकेंड इज योर सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक, थर्ड इज योर लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। ये जो तीन चीजें हैं इसी को ही हम स्लोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, अब इन तीन चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं वो क्या है। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक में दो चीजें आ जाती हैं। ठीक है, पहली चीज है आपका स्टैटिस्टिक एज अ साइंस, मतलब एक स्टैटिस्टिक को साइंस के रूप में भी देखा जाता है, और स्टैटिस्टिक्स एंड आर्ट एज आर्ट मीन, मतलब स्टैटिस्टिक को एक आर्ट के रूप में ही देखा जाता है। हम भले ही इसको अभी अलग अलग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये दोनों का ही मिलकर, मतलब दोनों साइंस एज वेल एज आर्ट मिलकर ही आपका स्टैटिस्टिक्स बनता है। उसको देखते हैं आगे वो क्या है। स्टैटिस्टिक इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। अब देखो यहाँ पर बोल रखा है कि स्टैटिस्टिक्स दोनों होते हैं, साइंस के साथ साथ वो आर्ट्स भी होता है। लेकिन बच्चों साइंस का यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि फिजिक्स हो गया या केमिस्ट्री हो गया या बायो हो गया, नहीं। मतलब स्टैटिस्टिक में एक साइंस का क्या इम्पोर्टेंस है, साइंस मतलब स्टैटिस्टिक में साइंस क्यों बोला गया है वो हमें देखना है। ठीक है, आर्ट्स में स्टैटिस्टिक्स में क्यों बोला गया है वो देखना है। आर्ट्स का यहाँ पर बिल्कुल भी इससे मतलब नहीं है या तो ड्राइंग या तो स्ट्रीम वाला ह्यूमैनिटीज हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे है। तो पहला है अकॉर्डिंग टू ट्रिपेट, स्टैटिस्टिक इज बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट्स में, मतलब ट्रिपेट ने स्टैटिस्टिक का ये डेफिनेशंस दिया है। ठीक है, अगर हम बात करें साइंस की कि एज अ साइंस स्टैटिस्टिक को क्यों बोला है, तो स्टैटिस्टिक स्टडीज करता है हमारे न्यूमेरिकल्स डाटा को इन द साइंटिफिक मैनर। ठीक है, और इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो साइंस का यहाँ पर क्या मतलब है, एक सिस्टमैटिक मैनर में, एक साइंटिफिक मैनर में अपनी न्यूमेरिकल्स डाटा को स्टडी करना स्टैटिस्टिक में। ठीक है, वहीं बात अगर हम आर्ट्स की करें तो आर्ट्स क्या है स्टैटिस्टिक में, रिलेटेड टू द क्वांटिटेटिव डाटा टू द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, यहाँ पर रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारी आर्ट जो कि क्वांटिटेटिव डाटा से रिलेट करती है। अगर आपने क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसके डिटेल में वीडियो बन रखी है, आप वहां पर जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम डाटा को यूज करते हैं, अगर हम स्टैटिस्टिक डाटा को यूज करते हैं तो वी आर एबल टू एनालाइज, हम एबल हो जाते हैं एनालाइज करने के लिए। ठीक है, उसको अपने लाइफ जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स है उसको समझने के लिए, और अच्छी तरीके से अगर हम इस चीज को समझेंगे जब हम स्टैटिस्टिकल डाटा को यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको एज अ साइंस का क्या मतलब है स्टैटिस्टिक में और एज एन आर्ट्स का क्या मतलब है स्टैटिस्टिक में समझ में आया होगा। साइंस का मतलब है साइंटिफिक एक सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है, जिसमें न्यूमेरिकल स्टडी करते हैं हमारे स्टैटिस्टिक, और जो आर्ट्स है वो हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम से कनेक्टेड है, रिलेटेड हैं, जो क्वांटिटेटिव डाटा में देखते हैं, जिसको हम यूज करके स्टैटिस्टिक डाटा को हम इजीली अपनी प्रॉब्लम्स को एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और अच्छी तरीके से अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं। ठीक है, अगर वही बात हम इसी चीज में करें तो भाई स्टैटिस्टिक इज बोथ, वही चीजें आपको बार बार सुनने को मिलेगी, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक में। क्योंकि आपने यहाँ देखा होगा कि भाई नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक में सबसे पहली चीज यही बोली थी कि भाई ये दो चीजों में ही बटा हुआ है, या तो साइंस जो आपका स्टैटिस्टिक है वो साइंस है, या तो आपका स्टैटिस्टिक एक आर्ट है। ठीक है, अगर वही बात हम नेक्स्ट करें इसी में कि भाई स्टैटिस्टिक एक साइंस है और आर्ट है, अब वो किससे डील करता है बच्चों, वो देखो हर एक चीज आपका को रिलेटेड है। आप जब भी एक चैप्टर पढ़ते हो ना तो हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। यहाँ तक कि आप एक चैप्टर भी नहीं, आप पूरी जो इकोनॉमिक्स की बुक्स पढ़ रहे हो हर एक चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप इसमें ये देखेंगे कि भाई जो ये मैथड ऑफ स्टैटिस्टिक स्टडीज करता है, स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक स्टडी करता है, राइट, इसकी भी वीडियो बनी हुई है। ठीक है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो भाई जो मैथड है हमारा कलेक्शंस करने का, प्रेजेंटेशंस करने का, एनालिसिस करने का, इंटरप्रिटेशंस करने का, ठीक है, हमारे क्वांटिटेटिव डाटा को, एग्रीगेट का मतलब है टोटल, ठीक है, टोटल ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा को, ठीक है,
क्या करना है, इन सब का हमें स्टडी करना है, जो दोनों करता है, आर्ट्स भी करता है और साइंस भी करता है, जो हमारी स्टैटिस्टिक्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू ट्रिपिट, अब इसने क्या कहा है कि भाई वही सेम बात बोली। अभी तक हमने हाँ तो ये पढ़ लिया कि भाई इसका मतलब क्या है, स्टैटिस्टिक का साइंस पे क्या मतलब है, हमने ये पढ़ लिया। ये भी पढ़ लिया कि स्टैटिस्टिक्स पे आर्ट्स का क्या मतलब है, लेकिन मतलब तो समझ लिया, बट भाई लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। हमने तो ऑलरेडी पढ़ रखा है ना कि स्टैटिस्टिक कोई क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, एक न्यूमेरिकल फैक्ट है, ठीक है, एक एग्रीगेट न्यूमेरिकल फैक्ट है। तो भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत ही क्यों पड़ी, राइट। और साइंस क्यों कहा गया है कि भाई स्टैटिक एक साइंस है, क्योंकि ये एक मेथड है जो एक बेसिकली सिस्टमैटिक रूप में चलती है, एक साइंटिफिक वे में चलती है, जिसका हम जनरल एप्लीकेशंस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से समझिए, जैसे कि आपने 5 स्टेजेस पढ़े, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है। अगर आप उसको सिस्टमैटिक वे में नहीं करोगे तो क्या आप एक स्टैटिस्टिकल डाटा को कलेक्ट कर पाओगे, क्या आप रॉयल इंफॉर्मेशन निकाल पाओगे? नहीं, क्योंकि अगर आप इंटरप्रिटेशन पहले करो, और इंटरप्रिटेशन करोगे भी कैसे पहले, जब तक डाटा ही कलेक्ट नहीं करोगे। तो ठीक है, तो हम स्टेजेस को जैसे पैटर्न वाइज पढ़ते हैं, वैसे ही हम अपने सिस्टमैटिक मैनर पे वो सब चीजें रखते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं कि भाई आर्ट्स में क्या बोला हुआ है। आर्ट्स में बोला गया है कि बिकॉज देयर द सक्सेसफुल एप्लीकेशंस डिपेंड्स टू अ considerable degrees on the skills and the spatial experience of a statistician and of the knowledge of the fields of the application। देखो बच्चों, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेट करती है। ठीक है, जो भी हमारे रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही होती है, हम उसको खुद से जब सॉल्व करेंगे, हमें कुछ सीखने को मिलेगा, हमें एक लेसन मिलेगा और हमें एक एक्सपीरियंस मिलेगा। तो उसी चीज़ की बात हो रही है कि मतलब एक स्किल्स या स्पेशल एक्सपीरियंस आपका हो, आपके पास उस चीज़ के बारे में नॉलेज हो, उसी चीज़ को देखकर स्टैटिस्टिक में आर्ट्स को लाया गया है। ठीक है, तो इसको मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। अगर बच्चों आप मुझसे जल्दी कोई टॉपिक चाहते हैं पेपर के लिए प्रिपेयर करना, तो आप मुझसे बेशक मांग सकते हैं, मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये हमारा सेकेंड स्कोप ऑफ द स्टैटिस्टिक है। पहला हमने पढ़ा था नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया, ये भी बच्चा 2 भागों में डिवाइडेड होता है। पहला है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और बच्चों दूसरा है आपका इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है बच्चा? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इट रेफर्स टू those methods which are used for the collections, presentations as well as एनालिसिस ऑफ डाटा। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या है? एक मेथड है जिसमें हम यूज करते हैं कलेक्शंस, प्रेजेंटेशंस एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स, मतलब एनालिसिस ऑफ डाटा को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दीज मेथड्स आर रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। देखो बच्चा, ये जो आपका है, मैंने आपको सिलेबस में भी बताया था कि भाई सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है ना बच्चा, वो आपका बेस्ड है न्यूमेरिकल। इसमें आप सभी क्वेश्चन आंसर जैसे हम मैथ्स में करते हैं ना, उसी तरीके से आप न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करेंगे। तो ये रिलेट करता है हमारा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आ जाता है आपका मीन, मीडियन, मोड, यू कैन से अर्थमेटिक मीन, ठीक है, मीडियन, मोड, और मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर आ जाता है आपका मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, और बहुत सारी चीजें बाकी, फिर मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशंस और बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो हम न्यूमेरिकल्स में अपनी आने वाली क्लासेस में उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो हमारा मेनली मोटिव क्या है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का पढ़ने का, कि भाई हम जो क्वांटिटेटिव डाटा ले रहे हैं, ठीक है, जो हम क्वांटिटेटिव डाटा ले रहे हैं उसका हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशंस एनालिसिस करेंगे हम उसको। ठीक है, कलेक्ट करने के लिए एनालिसिस कैसे करेंगे, इन सभी चीजों से ही हम उसको एनालिसिस
करेंगे। अगर हम बात करें इन्फिनेंशियल स्टैटिस्टिक की, तो उसमें क्या बोला हुआ है कि इट रेफर्स टू ऑल सच मेथड्स बाय विच कंक्लूजन आर ड्रॉन रिलेटिंग टू द यूनिवर्स और पॉपुलेशंस ऑन द बेसिस ऑफ अ गिवन सैंपल। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया कि भाई ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कंक्लूजन निकल के आता है। ठीक है, यूनिवर्सल कंक्लूजन निकल के आता है जिसमें पॉपुलेशंस बेस्ड होते हैं हमारे जैसे कि सैंपल्स। ठीक है, ये बात है कि भाई ये एक यूनिवर्स और जो पॉपुलेशंस है वो क्या है। ठीक है, स्टैटिस्टिक में तो ये रेफर्स करता है आपका एग्रीगेट मींस टोटल ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ ऑल यूनिट्स रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी ऑब्जेक्टिव से आपका जो भी आइटम रिलेट कर रहे हैं, जो भी यूनिट्स आपके हो रहे, उन सभी चीजों का जानकारी रखता है यूनिवर्स और पॉपुलेशंस। ठीक है, स्टैटिस्टिक में। वही बात हमारी थर्ड पॉइंट की आ जाती है, हमारा वो है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। इसमें क्या है बच्चे, इसमें सबसे पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट ओनली, कि भाई जो स्टैटिस्टिक है वो सिर्फ स्टडी करता है हमारी न्यूमेरिकल फैक्ट। यू कैन से क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस लेता है, वो सिर्फ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशंस नहीं लेता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है कि स्टैटिस्टिक स्टडीज ओनली सच फैक्ट एज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ न्यूमेरिकल टर्म। राइट, तो न्यूमेरिकल टर्म में ही हम अपने स्टैटिस्टिक को पढ़ते हैं, हम क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशंस में नहीं पढ़ते हैं, जैसे कि आपका ऑनेस्टी हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, हेल्थ हो गया, काइंडनेस हो गया। ठीक है, बाकी सारी चीजें ये आप सभी ने पहले भी पढ़ रखी है, बस हमने इसको एक लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक का नाम दे दिया है। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक में दूसरा पॉइंट है आपका स्टडी ऑफ टोटल ओनली या स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली। तो स्टैटिस्टिक स्टडीज ओनली द एग्रीगेट ऑफ द क्वांटिटेटिव फैक्ट, इट डज नॉट रिलेटेड टू द इंडिविजुअल फैक्ट। सही बात बोली है भाई, अगर हम एक इंडिविजुअल का देखने जाएंगे तो भाई वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया था जब हमने कौन से डाटा हमारे स्टैटिस्टिक होते हैं, कौन से डाटा हमारे स्टैटिस्टिक नहीं होते हैं। उसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था कि इंडिविजुअल फैक्ट को हम लेते ही नहीं हैं। ठीक है, वो इंक्लूड ही नहीं होगा हमारी स्टैटिस्टिक में, सिर्फ स्टैटिस्टिक में इंक्लूड होगा हमारा टोटल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि मिसयूज। देखो बच्चे, स्टैटिस्टिक का भी मिसयूज हो जाता है, देखते हैं कैसे। कि मिसयूज ऑफ द स्टैटिस्टिक इज वेरी कॉमन, कि भाई ये मिसयूज होना स्टैटिस्टिक का बहुत कॉमन है। क्यों है? स्टैटिस्टिक में यूज टू सपोर्ट अ प्री ड्रॉन कंक्लूजन इवन व्हेन इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। मतलब जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं बच्चा, वो यूज करते हैं सपोर्ट प्री कंक्लूजन का। ठीक है, जो कि एब्सोल्युटली गलत है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोला भी है कि भाई स्टैटिस्टिक्स आर लाइक अ क्ले बाय विच यू कैन मेक अ गॉड और डेविल एज यू प्लीज। मतलब भाई एक जो क्ले होता है, ठीक है, उससे आप भगवान भी बना सकते हो और उससे आप डेविल शैतान भी बना सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप क्या बनाना चाहते हो। स्टैटिस्टिक एक ऐसा चीज है। ठीक है, वहीं बात करते हैं हम लिमिटेशंस में अपने नेक्स्ट पॉइंट की। दूसरा हमारा स्टडी ऑफ कंपेयर डाटा। टू कंपेयर डाटा, स्टैटिस्टिक आर यूनिफॉर्म इन द क्वालिटी, डाटा ऑफ द क्वालिटी एंड द काइंड कैन नॉट बी कंपेयर्ड। एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ्स बिकॉज क्लोथ इज मेजर इन द मीटर्स एंड फूड ग्रेन इन टन्स। अब देखो बच्चे, इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें यही चीज बोला गया है कि भाई एग्जाम्पल से समझते हैं कि भाई एक प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन है। ठीक है, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ से। मतलब फूड ग्रेन को आप क्लोथ से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्लोथ को मेजर किया जाता है मीटर्स में और फूड ग्रेन को मेजर किया जाता है टन्स में। अगर आप दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहो वो भी आप ले सकते हो। तो कहने का मतलब ये कि दोनों अलग अलग यूनिट्स को हम अलग अलग चीजें मेजर करते हैं, तो वो अलग अलग चीज जो है हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। हम हमेशा होमोजीनियस प्रोडक्ट, जो मतलब कि सेम प्रोडक्ट होंगे या फिर सेम यूनिट्स में इक्वली उसको वैल्यू दी जाएगी, इक्वली उसका मेजरमेंट होता होगा, हम उसी में ही अपने स्टैटिस्टिक को कंपेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। ठीक है भाई, रिजल्ट तभी सही होगा जब आपका एक एवरेज पे निकलेगा। देखो बच्चे, स्टैटिस्टिक एक आपका एवरेज ही तो है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था कि मोस्ट स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग आर ट्रू ओनली एज एवरेज। ज्यादा स्टैटिस्टिकल बिल्कुल सही होते हैं जब वहां पर एवरेज निकलता है। जैसे कि हम यहाँ पर एक्सप्रेस कर देते हैं कि भाई
ये एक ब्रॉड टेंडेंसी है, तो पता है ये सबको, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है इसमें कि भाई इसमें बोला कि इंडिया में पर कैपिटा इनकम लगा लो अब पर एनम 50,000 है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक ईच एंड एवरी इंडियन पर्सन का कि भाई 50,000 ही उसका पर मंथ एनम होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी का पैसा ज्यादा भी हो सकता है, किसी का पैसा कम भी होता है। सम में हैव द मोर एंड सम में हैव लेस, ठीक है। 50,000 से किसी का पैसा ज्यादा भी हो सकता है, किसी का पैसा कम भी हो सकता है, लेकिन पर कैपिटा इनकम हमारी 50,000 निकल गया है। इसका मतलब ये नहीं कि हर इंडिविजुअल पर्सन का 50,000 ही पैसे हों, ठीक है। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट, ठीक है। वही स्टैटिस्टिक को सिर्फ एक्सपर्ट जो लोग हैं वही यूज कर सकते हैं। अगर इन एक्सपर्ट लोग यूज करें, ठीक है, तो वो एक सही हाथों में स्टैटिस्टिक डाटा नहीं पहुंचेंगी। मतलब कहने का क्या है कि स्टैटिस्टिक कैन बी यूज्ड बाय दोज पर्सन हु हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ द स्टैटिस्टिक मेथड। एक्सपर्ट उसी को तो कहते हैं बच्चों, एक्सपर्ट उसी को तो कहते हैं जो भाई किसी चीज में अच्छी तरीके से उसको नॉलेज हो, ठीक है। तो भाई वही पर्सन यूज कर सकता है। अकॉर्डिंग टू येल एंड कैडल, statistic methods are most dangerous tools in the hands of an inexpert। देखो अगर inexpert के हाथों में जाएगा तो स्टैटिस्टिक मेथड एक डेंजर टूल बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको तीनों जो हमने स्कोप के अंदर पढ़ा, नेचर, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स और लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर भी आपको कोई भी क्वायरीज है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एस्पेक इकोनॉमिक विजडम।